श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके रूबरू किसी ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो हमारे समाज में कुछ प्रेरणाप्रद काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। तो हम अग्रवाल जी के बारे में बता दें कि पहले तो वो एक समाज सेवी हैं और वो इसी रूप में जाने जाना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे विद्यालयों के वो प्रबंधक हैं और यही नहीं, जो कई सारे स्पोर्ट्स के एसोसिएशन हैं, जैसे कि पैरा जो खेल्स होते हैं जो दिव्यांगों के लिए होते हैं उनका एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा बरेली का जो चेस एसोसिएशन है उसके भी चेयरमैन हैं। और एक नया खेल जो है पंजा लड़ाने वाला, उसको इंग्लिश में सर क्या नाम दिया गया है? आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग जी। तो आर्म रेसलिंग के जो है एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो इसके अलावा वो काम कर रहे हैं सोशल सर्विस का, उसमें भी फोकस है महिलाओं के सैनिटेशन पे। जी हाँ, और गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उन्हीं से उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, शुरुआती दिनों के बारे में कि कैसे आपने शुरुआत की और यहाँ तक कैसे पहुंचे। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पे मुझे मौका दिया श्रोताओं से बात करने का। इस कार्यक्रम, इस दिशा में जो मैंने कार्य करना शुरू किया, इसकी शुरुआत आज से 5 वर्ष पूर्व 2020 में हुई थी। उससे पहले मैं विद्यालय, जैसा आपने पहले भी बोला, विद्यालय चलते हैं मेरे और वो आज भी चलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ समाज के हित में काम करना चाहिए। और 2020 में लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी स्पीच में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश की महिला स्वस्थ होगी और बलवान होगी तभी देश तरक्की करेगा। वो बात मुझे दिल को छू गई और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ उस दिशा में काम करना चाहिए। उसी जोर में उन्होंने एक बात और भी कही थी कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सैनिटरी पैड, मेरा मानना ये है कि एक बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 75 से 80% बीमारियां जो हैं गंदा कपड़ा के इस्तेमाल करने से होती हैं। और आज भी ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं, या कि लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं इस बात से लेके, क्योंकि शिक्षा और अशिक्षा की वजह से जागरूकता कम है जी। क्यों कई सारे मिथक भी हैं। हाँ, बिल्कुल आपने बात सही कही। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस दिशा में काम करूं। हालांकि बहुत सारी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें, क्योंकि एक आदमी होते हुए या मर्द होते हुए एक औरतों के पास जाना कठिन काम है। हाँ, और इस विषय को काफी ढका छुपा के रखा जाता। तो मैं अगर आगे बात करूं इसकी, तो मुझे याद है जब मैं पहली बार गांव में गया था तो मुझे बिल्कुल ही धक्के देके बाहर निकालने की नियत हो गई थी लोगों की कि ये कैसा व्यक्ति आ गया और किस तरीके की धारणा लेके आया है, हमारी औरतों से कैसे बात करने की जरूरत भी कर रहा है। और पहली बार में शायद 2-4 महिलाएं बड़ी मुश्किल से मैं इकट्ठी कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि मेरा और कोई ध्येय नहीं है, मैं उनकी अच्छाई के लिए करना चाहता हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं उनको। और देने के साथ मैंने फिर अपने साथ सैनिटरी पैड का जरूर बैग लेके जाता था, कार्टन में भर के, और वो मैं उन्हें बांटता था। तो कई बार तो ऐसा हुआ, मुझे सुनने में मिला कि साहब फेंक दिया गया या इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जैसे कहते हैं कि आप निरंतरता अगर रखें और अगर आप तरह दृढ़ता रखें। सबसे पहले कौन से गांव में गए? मैं सबसे पहले गया परगमा गांव। अच्छा। परगमा गांव को मैं जानता था पहले से, और वहां के लोगों को थोड़ा सा मतलब मैं परिचित था, क्योंकि एक बार मैं कभी वहां पे किसी कारणवश गया था, तो मुझे उस जगह का रास्ता मालूम था। सिर्फ इतना जानता था मैं कि रास्ता मुझे मालूम है। तो मैं अचानक वहां पहुंच गया, लोगों को नहीं जानता था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो फिर जो मैंने आपको बयान करा वो यही हुआ कि, लेकिन ईश्वर की कृपा कहेंगे या लोगों का मैं ये कहूंगा प्रेम कहेंगे कि धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनाना शुरू कर दिया। और आज ये हालत है कि होली भी वो मेरे साथ मनाना चाहते हैं, दिवाली भी वो मेरे साथ मनाते हैं, हर त्योहार, ईद भी मेरे साथ मनाते हैं। और कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें मैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता या उनके घर नहीं जाता। मतलब वो मेरा परिवार हो गया। परिवार है जी, बिल्कुल। इसी भावना से एक्चुअली समाज सेवा में भावना ही यही होती है कि पूरा देश, पूरा समाज हमारा एक परिवार है, उसकी सेवा करनी है जी।
तो आपने जैसे बताया कि आपको प्रेरणा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश से, उसके पहले भी कहीं ना कहीं मन में समाज सेवा की भावना छुपी होती है। कहते हैं कि खून में है या जीन्स में है कहीं ना कहीं। तो बचपन में भी कुछ ऐसा था आपके साथ? बचपन में देखिए, मैं एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करता हूँ और लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ये बात मुझे समझाते थे, जो आज ऊपर आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात मुझे समझाई और वो मेरे जहन में हमेशा बैठी कि अपने लिए तो दुनिया करती है, दूसरों के लिए करके देखो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। और उस समय उन्होंने एक बात और मुझसे कही थी जो शायद मैंने वो नहीं अपनाई, कि बेटा दान करना तो किसी को बताना मत, गुप्त दान करना। वो शायद उनकी एक कहने का शैली थी या जो भी था। मेरा मानना, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज ये करा। मेरा ये कहना ये है कि दान करो, बताओ भी जरूर, जिससे लोग प्रेरित हों। दिखावे के लिए नहीं करो, लेकिन प्रेरणा देने के लिए उसको जरूर दिखाओ। बिल्कुल, ताकि और अकेले हम कितना कर सकेंगे, हम अकेला और प्रेरणा दूसरों को मिलेगी तो और लोगों की भी सेवा होगी। मान लीजिए बरेली आसपास है, कहीं और हमें श्रोता कोई सुन रहा होगा, उनको प्रेरणा मिल सकती है। जी। बिल्कुल। अब बात आती है कि जिसे समाज सेवा करते हैं और आप स्कूल भी मैनेज करते हैं और इसके अलावा एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। जी। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, खासतौर पे जो एसोसिएशन की बात है? सर मजा आता है। देखिए, अगर आदमी में फिर वही बात, बात मैं कहने जा रहा हूँ कि काम करने का जज्बा अगर हो तो क्या 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 नहीं पॉसिबल है या क्या नहीं कर सकता इंसान। लेकिन मुझे अंदर से बहुत मजा आता है। मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं कुछ करता रहूं, कुछ सेवा भाव करता रहूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो है संपन्नता में हूं तो मेरा कोई जिंदगी ऐसी ही थी। मैंने वो समय देखा है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था शायद। तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं कि आज भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी समाज को कुछ सेवा भाव दे पाऊं। और उसी का ये नतीजा है कि जो है मैं समाज सेवा कर रहा हूं। खेलों के प्रति रुचि के पीछे एक कहानी और है, क्योंकि मैं बचपन में खिलाड़ी बनना चाहता था। अच्छा। क्रिकेटर बनना चाहता था, चेस प्लेयर बनना चाहता था। 2-3 खेलों में बड़ी रुचि थी। अच्छा मेरा टैलेंट था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ आर्थिक तंगियों की वजह से मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाया। पहले ये भी तो था कि वो कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे तो होगे खराब। हाँ, तो फिर अब जाहिर सी बात है, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था, इंजीनियर बनाना चाहता, वकील बनाना चाहता, डॉक्टर बनाना चाहता, आईएएस बनाना चाहता था। बिल्कुल। वो जो कोई खेल रहा है तो ये लगता है कि भाई वो तो बिगड़ रहा है, समय खराब कर रहा है। जी। तो वो एक बहुत बड़ी वजह रही कि मुझे ये लगा कि चलो मैं नहीं कर पाया कुछ शायद, तो मुझे जो बच्चे करना चाहते हैं उनको तो मौका देना चाहिए। तो मुझे सरकार ने बड़ी अच्छी कुछ संस्थाएं दी जिसका दायित्व मुझे दिया। और आज भी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन खेलों को बढ़ावा दे सकूं। और जो बच्चे जब खेलते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है जब वो मेडल लेके आते हैं या जीतते हैं या वो हार भी रहे हैं तब भी जो खेल रहे हैं, उसका एक मजा अलग होता है। तो अभी जो नया खेल इंट्रोड्यूस हुआ है, पंजा लड़ाने वाला, आर्म रेसलिंग, इसके बारे में कुछ बताइए। बड़ा रोचक खेल है सर। हम लोगों ने शायद बचपन में सभी लोगों ने खेला है किसी न किसी समय पे। और पहले ऐसे हंसी मजाक में लिया जाता था पंजा लड़ाने की, जोर आजमाइशी करनी है, शर्त लगती थी, हाथ गिरा दो साहब, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज की तारीख में सरकार ने इसको एक स्पोर्ट बना दिया है और ये बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्पोर्ट बनने वाला है। अच्छा। इसकी बॉडीज बन रही हैं और बरेली में इसकी बॉडी जैसे ही बनी तो सरकार ने मेरे बारे में सोचा और बड़ा हर्ष होता है मुझे बताते हुए कि अभी जैसी मुझे ये दायित्व मिला उसके कुछ ही दिनों के अंदर में मैंने एक टूर्नामेंट बरेली में करवाया जो कि अपने विद्यालय में हुआ था, जिसमें करीब 550 बच्चों ने 550 बच्चों ने पहली बार में विद इन 3 days रजिस्ट्रेशन करा के फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट किया। और मुझे इतना उत्साह देखने को मिला बच्चों में जिसमें उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग तक नहीं थी, क्योंकि भाई पहली बार वो स्पोर्ट खेल रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि स्पोर्ट में बहुत बहुत जान है और इसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसमें ये भी तो है ना, आपको कुछ खास, जैसे क्रिकेट है उसमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, इसमें तो बस अपना हाथ चाहिए। बिल्कुल। और सामने वाले से लड़ाना और आपके हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
यही चीज है। तो इसमें कुछ क्या नियम भी बनाए गए हैं? नहीं, नियम बनाए गए हैं, बिल्कुल नियम है। इसकी एक टेबल होती है बाकायदा, जो कि एक सरकारी मानकों के हिसाब से टेबल होती है। उसमें 2 हैंडल्स होते हैं, उसको पकड़ के बच्चे को हाथ लड़ाना होता है। और एक समय सीमा तो नहीं होती इसमें, लेकिन एक बाउट क्योंकि बहुत बच्चे ज्यादा देर टिक नहीं पाता, 8-10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक वो बाउट चलती है। लेकिन बेसिक रूल्स यही है कि आपको हाथ अपना जमाए रखना है और एक हाथ पकड़ना होता है। उसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है, हैंडल लगा हुआ होता है। उसके सरकारी मानक है। कहीं ऐसा नहीं जैसे आमतौर पे जो गली मोहल्लों में सब होता था, एक हाथ पीछे रखते थे? नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, सामने हैंडल रहेगा, हैंडल से आप पकड़िए, दूसरे हाथ से आप ऐसे आप लड़ाइए उसको, पंजे को। बाकायदा रूल्स के हिसाब से वो करते हैं। उसके बाकायदा ट्रेनर्स भी हैं हमारे पास। और बहुत जल्दी जो है हम उसको जो है और भी स्कूल्स में, अब जैसे समर वेकेशन खत्म होगी उसके बाद हम इसको और प्रसारित करने की कोशिश करेंगे कि बरेली या आसपास के क्षेत्रों में इसको और बढ़ा सके, बच्चों में और रुचि पैदा कर सके। तो ये अभी क्या किस लेवल तक पहुंचा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ? अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, नेशनल लेवल पे खेल हो रहा है। अच्छा। लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं हो पाया, प्रचलित नहीं है। ये बस इतना फर्क है। जी। तो क्या बरेली से भी कोई निकला है? कोई? हाँ, बरेली से 2 बच्चे हमने अभी सेलेक्ट किए थे, जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था उसमें से। बच्चे तो खैर ज्यादा सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उसमें से 2 बच्चे आगे हमने स्टेट में अभी भेजे। स्टेट में अच्छा। और क्या इसमें कुछ एज लिमिट भी है क्या? हाँ, एज लिमिट है सर। एज लिमिट इसमें आप ये समझिए कि छोटे से छोटा बच्चा, इसमें आप 7-8 साल से लेके, और इसमें ओपन टूर्नामेंट तक है, आप 60-70 साल तक की उम्र तक इसमें अलाउड है खेल। अच्छा, सरकार की तरफ से। बस ये है कि अलग अलग ग्रुप्स हैं। हाँ, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें कई चीजें होती हैं कि वेट कैटेगरी होती है। वेट कैटेगरी के साथ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, अच्छा, ये भी डिसाइड होता है। अच्छा। क्योंकि अगर एक आदमी लेफ्ट हैंडर है तो वो लेफ्ट हैंड से खेलेगा, राइट हैंडर है तो राइट हैंड से खेलेगा। एक आदमी 2 हाथ से भी खेल सकता है। अच्छा। वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है कि एक पर्टिकुलर, पहले तो आ गई एज, उसके बाद आ गया वेट, उसके बाद आ गया हाथ। अच्छा। तो वो अपना रजिस्ट्रेशन लेफ्ट हैंड में भी करा सकता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन राइट हैंड में भी करा सकता है। अच्छा। आप चाहें तो मैं 2 बाउट खेल सकता हूं। कई सारे कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। और लेकिन इसमें है कि एज ग्रुप, मान लीजिए कोई बच्चा क्या कहेंगे, युवा 25 साल का युवा है, और वो क्या 55 साल के किसी व्यक्ति के साथ खेल सकता है? नहीं। एज ग्रुप का ध्यान रखना है। 25 साल का है तो 25 साल के साथ, बिल्कुल। और वेट का भी ध्यान, वेट का तो खैर ज्यादा गेम्स में रखा जाता है। जैसे वेट आपका बॉक्सिंग होता है, हाँ। तो वेट कैटेगरी डिफाइंड होती है, वैसी सिमिलरली इसमें वेट कैटेगरी डिफाइंड। ठीक। तो ये अच्छा खेल सरकार ने निकाला है, काफी पारंपरिक खेल को मान्यता दी जा रही है। जी। तो काफी इंटरेस्टिंग भी है। आपके जरिए जो है ये खबर सामने आ रही है कि सरकार ने दी रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता हैं वो इंटरेस्टिंग इस खबर से काफी लाभान्वित भी होंगे, है ना। और जो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें कई सारे कहें तो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं कई सारे। आप समाज सेवा में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बताइए। कुछ आप एक्सपेरिमेंटल होंगे, आपको पर्सनालिटी को देखते हुए लगता है कुछ? शिक्षा में देखिए, मैं ये बात तो बड़े गर्व से कह सकता हूं कि बरेली में अगर पहला रोबोटिक्स फुल फ्लेज लैब किसी ने शुरू करा था तो वो पहला हमारा था। हम पहली बार इसको एक टेक्नोलॉजी को बरेली में लेके आए थे। तब तक कोई जानता नहीं था कि रोबोटिक्स लैब जैसी, आज तो बहुत प्रचलन है इंस्टीट्यूट का, वो एक नई चीज हमने शुरू करी थी। स्मार्ट बोर्ड्स जो आज हर विद्यालय में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो स्मार्ट बोर्ड्स का हमने शुरुआत करी थी। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करी, और आज भी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ नया करूं जिससे बच्चों का बेनिफिट हो सके, हमेशा। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप इनोवेटिव लोगों को अपने इनोवेशन से और लाभान्वित करते जाएंगे, और नई नई चीजें जो है बरेली के जो लोग हैं उनके सामने लेके आएंगे। और न केवल समाज सेवा बल्कि जो इस तरह के खेल भी हैं और आप शिक्षा का भी काम कर रहे हैं, उसमें भी बरेली वासियों को उससे आप लाभान्वित करेंगे। आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।